हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा यह जो क्लास है ये 5th क्लास है, जिसमें हम लोग भौतिकी विज्ञान के मैकेनिज्म के टॉपिक्स को कर रहे थे। पिछले हम लोग 5 टॉपिक कर चुके हैं और ये आज छठा 7वां टॉपिक है, जो फोर्स और लीनियर मोमेंटम। इसमें 2 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, एक बल और एक रैखिक संवेग। तो बल और रैखिक संवेग के बारे में हम लोग डिफिनेशन के साथ जानते हुए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये आज का सेशन फोर्स वाला सेशन है कि हर एक कंसेप्ट में, हर एक चैप्टर में बल या फोर्स दोनों ये जो वर्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये हर एक चैप्टर में यूज होते हैं और हर एक चैप्टर में इनका कॉन्सेप्ट होता ही होता है। तो इस बात को याद रखें कि फोर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज से पहले जितने भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को करेंगे और साथ ही साथ एसएससी डिफेंस और टेट वाले एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है इस चैप्टर में। कार्य, शक्ति, द्रव्यमान, न्यूटन गति के नियम और ऊर्जा। कल ऊर्जा बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हुआ और आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा, इसीलिए आज हम फोर्स और रैखिक संवेग को लेके आए हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन के प्रेस करने से हमारा सारा अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फोर्स यानी बल। तो बल की परिभाषा क्या है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे तो वो बल कहलाता है। क्या कह रहा है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन या उसका स्थिति परिवर्तन, गति परिवर्तन करे, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। करे या करने का प्रयास करे। अगर कोई गति अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में यानी उसके विपरीत बल लगाकर उसे विरामावस्था में लाने का प्रयास करेगा, और अगर कोई विरामावस्था में है तो उसे बल लगाकर गति देने का काम करेगा। तो इसी कारक को हम लोग बल कहते हैं। और बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसको हम लोग लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट्स आप याद रखेंगे। विश्लेषण में देख लेते हैं क्या है। हम यह कह सकते हैं कि अपकर्षण तथा अभिकर्षण है ना, यानी एक दूसरे से दूर जाना या एक दूसरे की ओर आना, अर्थात धकेलने और खींचने की वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु में परिवर्तन लाया जाए या लाने की कोशिश करे, तो हम उसे भी क्या कहते हैं? बल कहते हैं, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, धकेलना या खींचना। जब भी हम इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया करते हैं और उसके द्वारा जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल को देखा नहीं जा सकता, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। अतः वस्तु पर कार्यरत बल निम्न प्रभाव को उत्पन्न करता है। निम्न प्रभाव को उत्पन्न करता है, इसका मतलब क्या है कि वह विरामावस्था को गति अवस्था में ले जाएगा, गति अवस्था को विरामावस्था में ले आएगा, आकृति में परिवर्तित करेगा। ये सभी कुछ इस बल के कारक हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बल का परिभाषा है ना। देखिए, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान है और a त्वरण से वह गतिशील है, तो उसका बल क्या होगा? तो बल का और एक परिभाषा हम बता देना चाहेंगे कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल का परिभाषा क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील हो तो उसका प्रयुक्त बल यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F = m × a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को
विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि F बल, अगर हम F प्रतिरक्षा बल लगाएं तो दो दिशाओं के बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा। कहने का मतलब है ये कोई वस्तु है, अब इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है, दोनों दिशाओं विपरीत लग रहा है, सॉरी इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह समझ रहे हैं कि एक बल इधर भी लग रहा है। देखिए फ्रेश से बना देते हैं हम फिगर को कि एक बल इधर भी लग रहा है और एक बल इधर भी लग रहा है, तो दोनों में जो बल लगेंगे वो उस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन जो है वो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। तो कौन नहीं होता, इसके बारे में बहुत ही शानदार इसका तथ्य है जो आपको समझने पर बहुत ही आसानी होगा। जड़त्व बल संवेग वेग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग बल पढ़ रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बल होगा, लेकिन इसके तथ्य को हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। जैसे कोई दो वस्तु है, तभी ना जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तभी ना हम कहेंगे कि कार्य हुआ है या उस पर कुछ परिवर्तन आया है। जब तक से इस पर कुछ परिवर्तन हम नहीं लाएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि कार्य हुआ है। अब कहिएगा सर एक दीवार है, ये एक दीवार है और इसको हम धक्का दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो इसका स्थान परिवर्तन हो ही नहीं रहा है और मेरा ऊर्जा तो एनर्जी तो जा रहा है, बट इस दीवार का स्थान परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब तक यह स्थान परिवर्तन नहीं करेगा हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर कि दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है, किसी सिंगल पे बल नहीं लगता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्राकृतिक में कभी भी अकेले नहीं आती। अब देखिए सदिश एक वर्ड आया, जितनी बार ये वर्ड आता है उतनी बार मैं बता देता हूँ आप सभी को कि हमने मात्रक वाले क्लास में अदिश और सदिश के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से चर्चा किए हुए हैं, तो उन वीडियो को आप देखना ना भूलें। उन वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर इस भौतिकी विज्ञान का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उसमें से आपको चुनना होगा, इसीलिए कहेंगे कि लिंक के माध्यम से जाइए, डायरेक्ट आपको वो प्लेलिस्ट ओपन करके देगा और उससे आप एक एक वीडियो को देखें, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बल एक सदिश राशि होती है जो कि प्राकृतिक में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे देखिए अब एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्व बल F = mg लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अगर हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो किसके विपरीत हम काम कर रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो हम किसके विपरीत काम कर रहे हैं। जैसे ये सतह है, क्षैतिज है, पृथ्वी का है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और हम इसको अगर उठाना चाहेंगे तो हम किसके माध्यम से उठाएंगे, किसके लिए हम उठाएंगे, इससे हमें उठाने से कौन रोकेगा। तो रोकेगा कौन सर, गुरुत्वाकर्षण बल हमको रोकेगा। कौन रोकेगा, गुरुत्वाकर्षण बल रोकेगा। और इस गुरुत्वाकर्षण से हम अगर अधिक बल लगा पाएंगे तो ही हम इसको उठा पाएंगे। और बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी अपने गुरुत्व जो बल है उसको क्या करती है, गुरुत्व के कारण गुरुत्व बल यानी Fmg लगाती है। F = mg, ए के जगह पर g का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है यदि वस्तु पर कोई हम बल लगाते हैं और उसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे अभी हम बोले ना दीवार है, इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, इस दीवार को हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं जोर से, और इसको हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम तो बल तो लगा रहे हैं लेकिन परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा।
और जिससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग संतुलित बल कहते हैं। और अगर इसी जगह पर अगर धकेल के हम इस दीवार को गिरा दें तो यहाँ पर असंतुलित बल लगेगा। तो हमें देखना है कि यहाँ में से कौन सा ऐसा कथन है जो संतुलित बल को दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है, देखिए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, ये होगा, देखते हैं। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन और एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ये चीज बोल रहा है। तो एक वस्तु की आकृति में जो परिवर्तन होगा वही संतुलित बल का प्रभाव होगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसका तथ्य पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसके आकृति में परिवर्तन होगा हमेशा। जहां पर भी आकृति परिवर्तन का बात आएगा उसमें हम समझ जाएंगे कि ये कैसा बल है, संतुलित बल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई बात आएगा तो असंतुलित बल। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बोल रहा है 5वां क्वेश्चन में कि बल बराबर वाट, बल बराबर वाट। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक परिभाषा पढ़े थे कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होगा, बल। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल होगा। और इसका मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है। अगर 1 kg का कोई पदार्थ है वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित गतिशील कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पीडीएफ के माध्यम से रीड कर लीजिएगा। हम जितना कुछ बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम लिख के दिए हुए हैं, उससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब जो प्रतिबल है, प्रतिबल क्या है, तो प्रतिबल के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। इसका फॉर्मूला ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। प्रतिबल क्या है कि बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, कि किसी जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, कोई कट क्षेत्रफल है, उस पर कार्यरत आंतरिक जो प्रक्रिया बल होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबल का प्रभाव जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। यानी ये ऑप्शन इधर उधर हो गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि प्रतिबल का प्रभाव जो है वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वस्तु दोनों सिराओं से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को कहते हैं। अब क्या कर रहा है कि एक वस्तु है, अब उसको खींचेंगे, खींचेंगे तो कौन सा बल लगेगा, खिंचाव। कौन सा बल लगेगा, खिंचाव। यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। इस पे बताने का तो कुछ नहीं है, खींचेंगे तो खिंचाव, घसेंगे तो घर्षण, और आवेग संवेग का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। संवेग के बारे में थोड़ा सा भी बता देना चाहेंगे। संवेग क्या होता है कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस वस्तु पर बल को खिंचाव कहा जाता है। ठीक है, यानी इसी प्रकार से सारे चीज़ की जानकारी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु जो है, यह वस्तु के वेग को क्या हो जाएगा, यह वस्तु के वेग को 4
मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल के मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्थिर बल है, 2 सेकंड का अवधि है यानी 2 सेकंड का समय देता है और 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर वो कार्य करता है और जब वो कार्य करता है तो उसका वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन होता है यानी 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक वह बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल के मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक इसको बढ़ा देता है तो उस पर जो बल लग रहा है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए त्वरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर जब भी आता है तो नीचे क्या आ जाता है, समय आ जाता है। दर जब भी आता है तो नीचे क्या आ जाता है, समय आ जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है। m दिया हुआ है 5 kg, m 5 kg दिया हुआ है। उसके बाद आपका t दिया हुआ है, t 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी फर्स्ट में वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और सेकेंड में वो क्या हो जाता है, फाइनल उसका क्या हो जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। ये परिवर्तन होता है उस पर और हमको f पूछा है तो f बराबर क्या होता है एम ए और a बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा क्या हो जाता है t। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका सोल्यूशन। तो f बराबर क्या होगा, f बराबर एम ए तो a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बटा में t, ये चीज़ लिख सकते हैं। m हमारा 5 है, v हमारा 7 है और u हमारा 3 है और t हमारा 2 है। यानी 5 इंटू 7 में 3 जाएगा तो 4/2 और 2 से 2 बार में कैंसिल होगा तो 5 2 जा 10 यानी 10 न्यूटन जो होगा क्या लगेगा, इस पे बल लगेगा। ठीक है, 10 न्यूटन बल लगेगा। समझ रहे हैं, ओ सॉरी U4 है ना, यहाँ पे U4 है, इस बात को समझिए U4 है यहाँ पे यानी 7 माइनस 4 हो जाएगा बाय में 2 तो 5 इंटू 3/2 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15/2 यानी 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन जो होगा हमारा बल लगेगा, उस वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा 7.5 न्यूटन। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7.5। देखिए एक बार और दिखा देते हैं, यहाँ पर m हमारा 5 था, v हमारा 7 था, u हमारा 4 था और t हमारा 2 था। तो 5 इंटू 3/2 यानी 15/2 यानी 7.5 न्यूटन बल हमारा लगेगा। ठीक है, समझ गए इसको। और यहाँ देखिए इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक वर्ड लिख कर दिए हुए, आप इसको PDF से देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान भी दे दिया है और त्वरण भी दे दिया है और हमसे बल पूछा है तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। मास कितना दिया है 2 kg और त्वरण कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 8 न्यूटन आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा 8.0 यानी 8 न्यूटन हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन देखिए 22/9/2008 का ग्रुप डी का क्वेश्चन ये है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 100 kg द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब सेम कंडीशन वही है जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, कौन सा कि सर F बराबर m इंटू v माइनस यू बाय टी, यही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। F m दिया हुआ है 100 kg, v हमारा दिया हुआ है 15 और u हमारा दिया हुआ है 5, u कितना दिया हुआ है 5 और t दिया हुआ है
5 है ना, टी भी 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10/5 यानी 2 बार में, तो हो जाएगा 200 न्यूटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फार्मूला बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल से हम लोग देख रहे हैं सब फार्मूला बेस्ड है, इससे हम लोग आसानी से, इसमें बनाने में भी आसानी होता है क्योंकि यह एग्जैक्ट आंसर होता है हमारा जो भी हम लोग गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का गणना करें। तो जो उसके द्वारा उत्पन्न होगा त्वरण, उस त्वरण की गणना करना है हमें। ठीक है, तो बल दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, त्वरण पूछा है, तो यही फॉर्मूला लगेगा F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल दिया हुआ है कितना 100 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 50 केजी और हमको ए निकालना है। तो देखो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आंसर हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यरत बल होगा। बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम ए वाला क्वेश्चन है, एम ए में लगा देंगे। 15 केजी द्रव्यमान दिया है सर, त्वरण 5 दिया है, यानी 75 न्यूटन वह कार्य करेगा। कितना करेगा 75 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है और कॉन्सेप्ट। एनर्जी में भी कल हम लोग देखें कि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, उसी प्रकार फोर्स भी हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, यानी कितना है उस वस्तु पर जो कार्य बल है वो कितना है, उसके संवेग में परिवर्तन ला रहा है। इस बात को याद रखिएगा। अब संवेग और बल का हम लोग को कंडीशन जानना होगा। तो देखिए संवेग और बल में एक संबंध होता है, बल बराबर क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से ही हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि संवेग में परिवर्तन बटा समय जो फॉर्मूला है उसी से। तो F बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, और समय, तो समय मेरा कितना दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे ऊपर 2 जीरो लग जाएगा और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 500। तो मेरा जो बल निकलेगा वो कितना निकलेगा 500 न्यूटन बल। अगर हम 0.02 सेकंड तक यूज करते हैं तो उसका संवेग में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा 10 केजी मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो इस बात को समझ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग के सारे क्वेश्चन जो है, देखिए हम जितने भी फार्मूला बताते हैं साथ में कॉपी और पेन रखिए और उसको लिखते जाइए। फार्मूला का एक पेज बनाइए और उस पेज पे सारे फार्मूला को लिखते जाइए। आपको बनाते बनाते खुद ब खुद वो जितने भी फार्मूलाज हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अब देखिए हम लोग संतुलित बल का प्रभाव पढ़े थे, अब आ गया असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग, एक बार कल्पना कीजिएगा क्या हो सकता है, सोचिएगा, मंथन कीजिएगा कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन ये हो सकता है क्या, एक वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ये हो सकता है क्या, एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है ये हो सकता है क्या, या एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो तो नहीं होगा, वो तो असंतुलित बल हो जाएगा। गति में परिवर्तन ये भी
ये भी असंतुलित बल हो जाएगा। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ये भी असंतुलित बल हो जाएगा। एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, ये भी असंतुलित बल हो जाएगा। एक असंतुलित बल नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण बनता है, तो वो आपका असंतुलित बल नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ऑप्शन को आप साइड करते जाइएगा, एक एक करके कैंसिल आउट करते जाइएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में, किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। अब देखिए दो समान बल है, रस्सी खींचने वाला खेल खेले होंगे आप लोग स्कूल में। एक ऐसे रस्सी रहता है, यहाँ से लाइनिंग रहता है और रस्सी पे यहाँ पे कुछ बांधा हुआ रहता है और इधर 2-3 बच्चे खींच रहे होते हैं और इधर 2-3 बच्चे खींच रहे होते हैं और बोला जाता है कि ये बीच में जो रिबन बांधा हुआ है इस लाइन के अगर इधर गया तो ये जीत जाएंगे और इस लाइन के इधर गया तो ये जीत जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या रख दिया है कि ये जो है बल जो है वो क्या है, समान है। बल क्या है, समान है। तो दोनों तरफ से जब समान बल लगेगा तो ये रिबन किधर जाएगा, कहिए तो ये रिबन किधर जाएगा, बता सकते हैं? नहीं सर, ये रिबन किधर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो असंतुलित बल लगा रहा है। दोनों तरफ से क्या कर रहा है, असंतुलित बल लगा रहा है और जो है वो बराबर है। ये बल जो है वो क्या है, बराबर है। तो जब बराबर बल लगेगा तो उसमें परिवर्तन कुछ होगा, नहीं होगा। तो इसका जो बल हो जाएगा उसकी गणना के आधार पर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन, वही वाला फॉर्मूला F = m × v - u/t वाला कंसेप्ट लगेगा। ये आप लोग के लिए HW रहा। ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और टेलीग्राम में आप इसका सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। सॉल्यूशन आपको अगर शॉर्ट और उससे बने, आप जो बनाएंगे उससे और शॉर्ट अगर बनता हो तो हम बना के आपको जस्ट रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन जो हम लोग परिभाषा में पढ़े। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, जो आकर्षण और अभिकर्षण पढ़े थे, वो दोनों कंडीशन जिस पे लगता है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच बल सदैव, यानी दो पिंडों के बीच जो बल होता है वो सदैव क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, और समान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है, या पृथक बल होते हैं। ठीक है, तो दो पिंडों के बीच जो होता है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। कैसे होते हैं, आइए देखते हैं कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। किसी पिंड का दबाव या खिंचाव को बल फोर्स कहते हैं और इसका सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया। अब इस पर नकारात्मक छांटना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नकारात्मक और धनात्मक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस पे हम लोग करेंगे। तो देखिए बल के दिशा में अगर कोई होगा तो वो सकारात्मक होगा और उसके विपरीत होगा तो क्या होगा, नकारात्मक होगा। कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है तो इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा, सकारात्मक होगा। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है इसमें भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत, देखिए विपरीत आ गया ना, यानी इसी पर साइन डिपेंड कर गया कि सर ये माइनस वाला साइन होगा तो इसके दिशा में स्थानांतरित होती है। ठीक है, चौथा पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में, यानी बल के ही दिशा में जा रहा है, यानी ए
सी, ए, बी और डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब उसमें नकारात्मक बल देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे का विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। इसका क्या हो जाएगा, जब समान बल लगेगा, देखिए जब समान बल लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो शून्य होगा ही होगा। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। देखिए ये भी इधर से एफ बल लगा रहा है, ये भी इधर से एफ बल लगा रहा है, और ये इधर एफ बल लगा रहा है, ये इधर एफ बल लगा रहा है। तो ये बोलो इसमें कोई परिवर्तन होगा, अगर समान बल हम लगाएंगे दोनों तरफ से तो कोई परिवर्तन होगा। अभी रस्सी खेल वाला बताए तो सेम वही कंडीशन है कि सर इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई क्या नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जड़त्व के नियम में न्यूटन का गति का नियम जब कर रहे थे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ या जड़त्व का नियम कहते थे। तो इस पर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, कि जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। वही क्वेश्चन है, F बराबर m-v m इंटू v माइनस यू बाई टी, यही वाला कॉन्सेप्ट है इस पे जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इतना बार आपको सॉल्व करवाएंगे कि आप देखेंगे और आंसर करेंगे कि सर 8 kg द्रव्यमान है, v माइनस यू है यानी 6 माइनस 4 होगा, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 8 इंटू 6 में 4 गया तो 2/3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/3 यानी 5.33 न्यूटन होगा। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 5.33 न्यूटन बल इस पर कार्य होगा। ये भी हम HW देने की सोच रहे थे, बट मैंने बार बार इसीलिए बता रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, और जो अब रैखिक संवेग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर जो कार्य गुरुत्व बल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि जिस पर गुरुत्व बल कार्य करेगा, यानी ये द्रव्यमान है और इस पर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, भार कहते हैं। अगर इस पे एक्सेलरेशन होता तो बल हो जाता, इस पे एक्सेलरेशन होता तो क्या होता, बल हो जाता, लेकिन इस पे क्या है, गुरुत्व है, तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, अगर बल ऑप्शन में रहेगा तो बल नहीं मारिएगा, नहीं तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, भार एक प्रकार का बल ही है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, mg, क्या हो जाता है, mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक हमारा रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। इसके बारे में हम लोग जो इसके मेन तथ्य है, इसका फॉर्मूला है और इसका परिभाषा है, उसको हम लोग देखते हैं। रैखिक संवेग क्या है कि किसी भी क्षण किसी कण का रैखिक संवेग का मान उस कण के द्रव्यमान और उस क्षण उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी संवेग जो होगा यानी p जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि द्रव्यमान और उसी क्षण उसके वेग के गुणनफल, उसी क्षण उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। रैखिक संवेग एक सदिश राशि होती है क्योंकि एक निश्चित दिशा बताएगा, जिसकी निकाय का रैखिक संवेग का मान उस निकाय के सभी कणों के रैखिक संवेग के
सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए इस पे एक कंडीशन है, एक नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि सर संवेग संरक्षण का नियम है कि अगर कोई दो बॉल है, ये बहुत ही डीपली 5 से 7 मिनट का हमने क्लास लिया था और भौतिकी विज्ञान के मात्रक चैप्टर में, आप उस वीडियो को देख लें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दो पदार्थ है, m1 द्रव्यमान का और m2 द्रव्यमान का, ठीक है। ये u1 स्पीड से चल रहा है और ये u2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये टकराया आपस में और फिर कहाँ चलने लगा, फिर इधर चलने लगा। अब ये तो आगे नहीं जाएगा, ये पीछे जाएगा, इधर जाएगा। द्रव्यमान तो वही रहेगा, चाल में परिवर्तन होगा, यानी u1 से क्या हो गया, v1 हो गया। और ये किधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है, इधर जाएगा। इसमें भी क्या होगा, m2 द्रव्यमान होगा और वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा, ठीक है। तो यहाँ का संवेग और यहाँ का संवेग दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। यानी संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि m1 u1, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि द्रव्यमान इंटू वेग, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा सर m1 v1 प्लस m2 v2। यानी यही है संवेग संरक्षण का नियम कि पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। आशा करते हैं कि टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं संवेग संरक्षण रेखीय संवेग के। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन में ही परिभाषा से पूछा गया है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करें। तो वस्तु का संवेग क्या होगा, देखिए P = mv। m कितना दिया हुआ है 85 kg और v कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 8 जा 48 51, हाँ 5100 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 kg मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला से अब जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 12/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, संवेग क्या होगा। अब देखिए जो हमारा परफेक्ट संवेग होता है वो क्या होता है, P = mv। अब पी डैश लेके हम लोग कर रहे हैं, क्या दे दिया है कि मास को तो आधा कर दिया है सर और चाल को 2 गुना कर दिया है, तब इसका संवेग क्या होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और m भी हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो पहले का, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि अगर मास को आधा कर दे और वेग को 2 गुना कर दे तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। यानी जितना मास को कम करेंगे उतना ही वेलोसिटी को या जो वेग है उसको हम लोग को अधिक करना होगा, तब हमारा संवेग बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी सिस्टम में जब 2 अप्रत्यस्त पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी सिस्टम में जब 2 अप्रत्यस्त पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ये करेक्ट है। संवेग संरक्षण के नियम अभी हम लोग पढ़े ना, वही चीज़ है, ठीक है। टक्कर के बाद भी उन दोनों के बीच क्या हो जाता है, संवेग बराबर होता है। वही कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं।
वेग को अगर दोगुना कर दें तो क्या होगा। तो वेग को अगर दोगुना कर देंगे तो हम लोग रेखीय संवेग पढ़ रहे हैं, तो संवेग में क्या होगा अगर दोगुना कर देंगे तो संवेग दोगुना हो जाएगा सर, संवेग दोगुना हो जाएगा। और एक गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कल ही, क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो जब दोगुना करेंगे तो दोगुना का स्क्वायर होगा यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं, गुना वाला जितना भी क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। गुना वाला जितना भी क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस बात को ध्यान में रख के और तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक टक्कर में हमेशा ही बचत की जाती है। हमेशा क्या बचत की जाती है इस बात को देखते हैं। दाब नहीं सर, बल नो सर, संवेग यस सर। परनोद को जानते हैं क्या कहते हैं, परनोद के बारे में मैंने बताया है प्रीवियस की वीडियो में, उसको देख लें। संवेग कैसा होगा सर, हमेशा बचत रह जाती है, यानी संवेग तो ना बढ़ता है और ना घटता है। टकराव के बाद वो क्या रह जाता है, संरक्षित रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यह हमेशा बचत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे उचित विकल्प को चुने। सबसे उचित विकल्प को चुने कि संवेग में क्या होता है, सबसे उचित विकल्प को चुनना है। और यहाँ पूछ रहा है कि संवेग में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती है सर, दिशा ये भी होती है सर, परिणाम और दिशा ये दोनों होती है सर, क्योंकि यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। यह कैसा राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए परिणाम और दिशा दोनों का होना अति आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो रैखिक संवेग से है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया है ग्रुप डी का 26/11/2018 में, और एक बार पूछा गया है, याद करना होगा, ये पूछा गया है किसमें, 5/11/2018 का शिफ्ट 2 में ग्रुप डी का ही पूछा गया है। 5/11/2018 का ग्रुप डी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि संवेग जो होगा वो 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम धीरे करके आपको फिजिक्स का पूरा एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे और फिर हम लोग बायोलॉजी करेंगे। इस तरीके से हम साइंस के सभी पूछे गए प्रश्न को कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी हमारे मतलब कि उससे जुड़े प्रश्न हैं, जैसे आज हम लोग नीडियन मोमेंटम और फोर्स किए, इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आपके क्लियर हो गए हैं, ये मैं अपने तरफ से प्राउड फील करता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा संवेग संरक्षण का नियम और दूरी और विस्थापन, दोनों चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट है जो आप तक पहुंचता रहेगा। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इसमें हमारे PDF और स्टडी मटेरियल डेली के रूप में डाले जाते हैं। आप टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च कीजिए एक्समार्ट एकेडमी और हमारे डिस्कशन ग्रुप या चैनल में ऐड हो जाइए। इंस्टाग्राम में ऐड होने के लिए भी हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके स्टोरी में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्विक रिवीजन के तौर पर लगाते हैं ऑप्शन के साथ, जिसमें आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाता है। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा डाला हुआ है और डालते ही रहते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस पर्पस हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें ही करें, ये मेरा हक है और आपका ये एक तरह का सपोर्ट है मेरे प्रति कि हम अगर लाइक करते हैं तो सर को मेरे से प्रोत्साहन मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।